डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम BA तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 4 कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी इकाई 4 अधिकरण 7, इसका अध्याय 1, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, कौटिल्य अर्थशास्त्र का 7वां अधिकरण, जिसका नाम है षाड्गुण्य, इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी। षाड्गुण्य नीति, राजा को षाड्गुण्य नीति का प्रयोग करके अपने राज्य को उत्तम स्थिति पर पहुंचाना चाहिए। अपने राज्य की विकास एवं समृद्धि के लिए राजा को षाड्गुण्य नीति का प्रयोग करना चाहिए। इन 6 गुणों के विषय में हमने पहले इसके विषय में विस्तार से चर्चा की थी। ये 6 गुण हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेधी भाव। इन 6 गुणों की परिभाषा और इनके विषय में, अर्थात संधि क्या होती है, विग्रह क्या होता है, यान क्या होता है, इनके विषय में हमने विस्तार से चर्चा इससे पहले वाली कक्षा में की थी। इसके बाद ये 6 गुण हैं, इन षाड्गुण्य नीति के प्रयोग से राजा अपने राज्य में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है या किस प्रकार राजा का क्षय हो सकता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है वृद्धि। वृद्धि के विषय में कौटिल्य ने कहा है कि राजा को अपने राज्य की वृद्धि के लिए इन 6 गुणों का उपयोग करना चाहिए। अर्थात राजा को अपने राज्य में वृद्धि एवं विकास के लिए इन 6 गुणों का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसका राज्य उत्तम स्थिति पर पहुंच सके। राज्य की वृद्धि के लिए राजा निम्नलिखित उपाय कर सकता है। अर्थात राज्य की वृद्धि के लिए इन 6 गुणों को अपनाकर राजा क्या क्या उपाय कर सकता है, वो उपाय यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें है निर्जन भूमि का विकास, अर्थात जो भूमि, जो जर्जर भूमि है, जो भूमि कृषि के योग्य नहीं रही है, जहाँ पर कोई निवास नहीं करता है, ऐसी निर्जन भूमि का विकास करके राजा अपने राज्य की वृद्धि कर सकता है। दूसरा है खानों और खनिजों की योजना बनाना, अर्थात अपने राज्य में विभिन्न प्रकार की खानों का निर्माण करना और जो खनिज संपदा है उसको बढ़ाने के प्रयास करके राजा अपने राज्य में वृद्धि कर सकता है। इसके बाद है दुर्ग कर्म, सेतु कर्म, राज्य मार्ग या सड़कों का निर्माण कार्य। राज्य की वृद्धि के लिए राजा अपने दुर्ग में अलग अलग प्रकार से सुविधाएं विकसित कर सकता है या दुर्ग का निर्माण कर सकता है। सेतु कर्म अर्थात जो ब्रिज होता है उसका निर्माण कर सकता है, सेतु का निर्माण कर सकता है। राज्य मार्ग अर्थात जो सड़कें हैं, राज्य में जो सड़कें हैं परिवहन के लिए, उनका उचित प्रकार से निर्माण और रक्षण कर सकता है। और साथ ही में हस्ती वन का विकास, अर्थात विभिन्न प्रकार के वनों का विकास करके राजा अपने राज्य की वृद्धि कर सकता है, इन 6 गुणों का उपयोग करते हुए। तो राज्य की वृद्धि के ये उपाय कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताए हैं। इसके बाद है क्षय। जब राज्य का क्षय होने लगे, क्षय अर्थात हानि होने लगे या राज्य अवनति की ओर जाने लगे, जब राज्य का क्षय होने लगे, दुश्मन की एवं स्वयं की वृद्धि एक साथ प्रारंभ हो, समान फल प्राप्त हो, उस समय दुश्मन से संधि कर लेनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर कुछ नियम बताए हैं, कुछ शर्तें बताई है कि किस स्थिति में राजा को अपने शत्रु राजा से संधि कर लेनी चाहिए। तो इसके विषय में कहा है कि जब राजा को ऐसा लगे कि अपने राज्य का क्षय हो रहा है, अर्थात राज्य अवनति की ओर जा रहा है, इसी के साथ जो शत्रु है उसकी एवं स्वयं की, उन दोनों की वृद्धि एक साथ प्रारंभ हो, अर्थात एक ही समय में हमारी भी और दुश्मन की भी वृद्धि प्रारंभ हो जाए और जो युद्ध किया जा रहा है उससे समान फल प्राप्त हो, अर्थात दुश्मन को और स्वयं को समान फल की प्राप्ति हो, तब ऐसी स्थिति में राजा को अपने शत्रु राजा से संधि कर लेनी चाहिए। उसके बाद है जिन गुणों से अपने दुर्ग में कोई क्षति होने की संभावना हो तथा दुश्मन को हानि होने की संभावना न हो, तो ऐसे गुणों का आश्रय लेना क्षय कहलाता है। अर्थात क्षय किसे कहते हैं कि जिन गुणों का उपयोग करके
राजा को ऐसा लगे कि अपने दुर्ग में कोई क्षति होने की संभावना है और ऐसे गुणों का उपयोग करके दुश्मन को उससे कोई हानि नहीं होने वाली है, तो ऐसे गुणों का आश्रय लेना क्या कहलाता है? क्षय कहलाता है। अर्थात 6 गुणों में से ऐसे कोई भी गुण का आश्रय ले लिया जाए जिससे हमारी तो हानि हो लेकिन शत्रु की उससे कोई हानि ना हो, तो ऐसे गुणों का आश्रय लेना क्या कहलाएगा? क्षय कहलाएगा। किसी परिस्थिति में यदि स्वयं की अल्प क्षति हो रही हो किंतु साथ में दुश्मन की भी क्षति हो रही हो, तो ऐसे समय में अपनी अल्प क्षति की उपेक्षा कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जब राजा को ऐसा लगे कि खुद की थोड़ी क्षति हो रही है, अर्थात खुद के राज्य का थोड़ा विनाश हो रहा है, लेकिन साथ ही में यदि दुश्मन राजा की भी क्षति हो रही है और उसकी बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में राजा को अपनी अल्प क्षति की उपेक्षा करनी चाहिए और दुश्मन की क्षति को ध्यान में रखते हुए उन गुणों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है संधि। विजिगीषु राजा को षाड्गुण्य में से संधि का प्रयोग राज्य की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए। इसमें बताया है कि विजिगीषु जो राजा है अर्थात आत्मसंपन्न राजा है, उनको इन 6 गुणों का प्रयोग कब करना चाहिए? राज्य की वृद्धि के लिए करना चाहिए। इन 6 गुणों में से भी कौन से गुण का? संधि का प्रयोग। राजा कब करेगा संधि का प्रयोग? जब राज्य की वृद्धि उससे निश्चित हो कि शत्रु राजा से संधि करके हमारे राज्य की वृद्धि हो सकती है, तब उस स्थिति में राजा को क्या करना चाहिए? संधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक मामले में अपनी वृद्धि एवं शत्रु की हानि को प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्थात जब ऐसा लगे कि कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, तब उस स्थिति में जब शत्रु की हानि हो रही हो और स्वयं की वृद्धि हो रही हो, तभी षाड्गुण्य नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। संधि के फलस्वरूप दुर्ग निर्माण, जनपद व्यवस्था इत्यादि वृद्धि के कार्य किए जा सकते हैं। जब राजा ने शत्रु राजा से संधि कर ली, तो उस संधि के फलस्वरूप राजा अपने राज्य में क्या क्या कार्य कर सकता है? दुर्ग का निर्माण करवा सकता है, जनपद व्यवस्था कर सकता है, सेना में वृद्धि कर सकता है, इत्यादि अनेक कार्य संधि के माध्यम से संपन्न किए जा सकते हैं। शत्रु के साथ संधि करके उसके मित्रों में भेद नीति का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जब शत्रु के साथ राजा संधि करेगा, तो जो शत्रु राजा के जो मित्र है उनमें आपस में भेद नीति का प्रयोग राजा सफलतापूर्वक करवा सकता है। संधि के माध्यम से शत्रु के विश्वसनीय और कुशल लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आत्मसंपन्न राजा है वो संधि का प्रयोग करके अपने राज्य में किस किस प्रकार से वृद्धि कर सकता है, यहाँ पर उससे संबंधित कुछ बातें बताई गई है। इसके बाद है विग्रह। विग्रह का दूसरा अर्थ होता है युद्ध। जब संधि को राजा तोड़ देगा तो उस समय युद्ध की स्थिति सामान्य रूप से उत्पन्न होना निश्चित है। तो विजिगीषु राजा को अपने राज्य की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए तथा विग्रह का संचालन करना चाहिए। विग्रह में स्वामी सहित प्रत्येक प्रकृति की परीक्षा होती है तथा सभी को हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए यदि विग्रह से उन्नति निश्चित हो तभी विग्रह किया जाना चाहिए। विग्रह कब किया जाना चाहिए? जब राजा को ऐसा लगे कि विग्रह से अपनी उन्नति निश्चित है, अर्थात उसके विषय में कोई शंका नहीं है उन्नति के विषय में, तभी विग्रह किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विग्रह करने से जो राज्य की 7 प्रकृतियां हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इन सभी 7 प्रकृतियों की हानि होने की संभावना निश्चित रहती है। इसीलिए विग्रह सोच समझकर ही किया जाना चाहिए। युद्ध हेतु दृढ़ मनोबल वाले, लड़ने में समर्थ लोग बड़ी संख्या में होने चाहिए। अर्थात जब राजा यह सोच ले कि विग्रह करना चाहिए, तब उस स्थिति में राजा के पास कैसे लोग होने चाहिए? अच्छी सेना होनी चाहिए, लड़ने में जो समर्थ, ऐसे दृढ़ मनोबल वाले लोग उसके पास बड़ी मात्रा में होने चाहिए। युद्ध के दौरान कृषि को नुकसान ना हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और राजमार्गों की सुरक्षा एवं सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के उपाय राजा के द्वारा किए जाने चाहिए। अर्थात युद्ध के समय राजमार्ग जो है वह बाधित नहीं होना चाहिए और परिवहन सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। इसी के साथ युद्ध के दौरान देश का व्यापार भी प्रभावित ना हो और विजिगीषु राजा को जब युद्ध में विजय की निश्चितता महसूस हो तभी वह युद्ध करे। संधि और विग्रह में समान लाभ होने पर संधि को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि विग्रह में जनहानि,
धन हानि तथा अन्य अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब राजा को ऐसा लगे कि संधि और विग्रह इन दोनों से समान रूप से ही लाभ प्राप्त होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में राजा को केवल संधि ही अपनानी चाहिए, विग्रह की उपेक्षा करनी चाहिए। क्योंकि विग्रह करेंगे तो धन हानि भी होगी, जन हानि भी होगी और इसी के साथ राज्य में अनेक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर बताया है कि विग्रह किस किस स्थिति में किया जाना चाहिए। इसके बाद है यान। यान का प्रयोग कब किया जाना चाहिए उसके विषय में बताते हैं कि जब दुश्मन के किले आदि का विनाश युद्ध से ही संभव हो, उस स्थिति में यान आक्रमण किया जाना चाहिए। जब ऐसा लगे कि जो शत्रु राजा है उसके किले का विनाश युद्ध के माध्यम से ही संभव है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, तभी यान का प्रयोग करना चाहिए। आक्रमण करने पर स्वयं का किला इत्यादि हमले के दौरान सुरक्षित रहेंगे, यह सुनिश्चित होने पर ही आक्रमण किया जाना चाहिए। अर्थात आक्रमण कब करेगा राजा? जब उसको ऐसा महसूस हो कि युद्ध के समय उसका जो दुर्ग है वो पूरी तरह से हमले से सुरक्षित है, उसी स्थिति में यान का प्रयोग किया जाना चाहिए। और आक्रमण से अर्थात यान करने से स्वयं की वृद्धि निश्चित हो, तभी दुश्मन पर चढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद है आसन। आसन का सामान्य अर्थ है तटस्थता दर्शाना। अपनी उन्नति के लिए राजा को स्थिरता अपनानी चाहिए, अर्थात विग्रह करेंगे तो जनहानि धन हानि, यान करने से भी सेम परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो जब तक कोशिश करे राजा तब तक उसे क्या करना चाहिए? आसन का अर्थात तटस्थता का ही उपयोग करना चाहिए, स्थिरता ही अपनानी चाहिए। शत्रु आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में यदि राजा अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है तो उसे आसन का अवलंबन लेना चाहिए। जब राजा शत्रु राजा का विनाश कर सकता हो तथा अपनी उन्नति स्वयं सिद्ध कर सकता हो, तब उसे आसन का अवलंबन लेकर अपनी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जब राजा को ऐसा लगे कि शत्रु राजा जब उस पर आक्रमण करे तो वह शत्रु का भी विनाश कर सकता है और अपनी उन्नति स्वयं सिद्ध कर सकता है, ऐसी स्थिति में राजा को विजिगीषु राजा को आसन का आश्रय लेना चाहिए। इसके बाद है संश्रय। संश्रय का अर्थ है समर्पण करना अथवा शरणागति में जाना। जब स्वयं की और राज्य की नाश होने की स्थिति हो, तब राजा को शक्तिशाली एवं वफादार राजा की शरण ले लेनी चाहिए। इसमें बताया गया है, कौटिल्य ने यह कहा है कि जब विजिगीषु राजा को ऐसा लगे कि स्वयं की और अपने राज्य की दोनों की ही नाश की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्थात सर्व विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तब राजा को अपने से शक्तिशाली और जो वफादार राजा है, ईमानदार राजा है, उसकी शरण ले लेनी चाहिए। यदि दो बलवान राजाओं में संघर्ष हो जाए तो उस स्थिति में जिस शक्तिशाली राजा पर अधिक विश्वास हो, जिसके द्वारा उन्नति की जा सकती है, ऐसे राजा की ही शरण लेनी चाहिए। अर्थात दो बलवान राजाओं में से विजिगीषु राजा को ऐसे राजा की शरण लेनी चाहिए जिस पर उसे अधिक विश्वास हो और जिसकी शरण लेने से अपने राज्य की उन्नति संभव हो। उसे भूमि, सेना, कोष आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए, परंतु ये सभी कार्य राजा को अमात्य के माध्यम से ही संपन्न करने चाहिए, स्वयं उसके समक्ष नहीं जाना चाहिए। जब राजा आत्मसमर्पण अर्थात संश्रय का आश्रय लेगा, अर्थात दूसरे राजा का आश्रय लेगा, तब उसे ये सभी कार्य अर्थात जो भूमि, उसको भूमि प्रदान करना, सेना प्रदान करना, कोष इत्यादि का लालच देना, तो ये सभी कार्य उसे अमात्य के माध्यम से करवाने चाहिए, स्वयं उसके समक्ष नहीं जाना चाहिए। अंतिम है द्वेधी भाव। एक के साथ मित्रता और एक के साथ विग्रह करना द्वेधी भाव कहलाता है। अर्थात एक राजा के साथ तो मित्रता और एक राजा के साथ युद्ध करना, विग्रह करना, तो यह क्या कहलाएगा? द्वेधी भाव कहलाएगा। यदि विजिगीषु राजा को अपनी शक्ति पर इतना विश्वास हो कि वह एक शत्रु से संधि कर सकता है और उसी समय दूसरे शत्रु से विग्रह करके उसके किले इत्यादि को नष्ट कर सकता है, और ऐसा करने से उसके दुर्ग, कोष इत्यादि की वृद्धि संभव हो, तो उसे द्वेधी भाव का आश्रय लेना चाहिए। अर्थात जब विजिगीषु राजा को ऐसा लगे, अपनी शक्ति पर जब उसे इतना विश्वास हो जाए कि वह एक शत्रु से तो संधि कर सकता है और उसी समय दूसरे शत्रु पर आक्रमण करके उसे उसके साथ विग्रह कर सकता है, और ऐसा करने से उसके स्वयं के दुर्ग, कोष इत्यादि की वृद्धि निश्चित है, तब उस समय राजा को द्वेधी भाव का आश्रय लेना चाहिए। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन षाड्गुण्य का प्रयोग कब कब और किस स्थिति में किया जाना चाहिए, और इन षाड्गुण्य का प्रयोग करके
कब राजा की वृद्धि होगी और कब राजा का क्षय हो सकता है, और जब राजा का क्षय होने लगे तो उस स्थिति में राजा को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के अधिकरण 7 के अध्याय 1 में चर्चा की गई है, जिसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे हम किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।